हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो करवाने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। करीबन 10 नंबर आपको लूटने हैं, तो दोस्तों आसानी से आप लूट सकते हैं। परीक्षा में करीबन 5 से प्रश्न है, यानी कि 4-5 प्रश्न है वो अवश्य पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। परीक्षा में जाने से पहले आपको ये प्रश्न जरूर पढ़ने हैं। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। देखिए पहला ही प्रश्न है, स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 में प्रश्न है ये पूछा जा चुका है। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में आरटीई अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना ये बिल्कुल कार्य है विद्यालय प्रबंधन समिति का। दूसरा देखिए, यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है। तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना ये भी कार्य है, बिल्कुल सही है। अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। देखिए अनुदान जारी करना है लेकिन प्राप्त अनुदानों के उपयोग का मॉनिटर करना ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है? बताइए वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है? दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वंचित समूह के अंदर एक अनाथ आता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अनाथ बालक आता है। युद्ध वीरांगना का बच्चा आता है, तो दोस्तों बिल्कुल है वीरांगना का बच्चा इसमें आता है। आगे देखिए, बालक या उसके माता पिता अथवा अभिभावक एचआईवी कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हैं, तो दोस्तों ये भी क्या आते हैं, ये भी आते हैं दोस्तों इसमें वंचित समूह से संबंधित बालक में। और दोस्तों डी नंबर का देखिए, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई रोग से प्रभावित व्यक्ति है, तो दोस्तों कोई भी रोग से प्रभावित ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर इसमें ए बी सी कथन है वो क्या है, इसमें सही है। ये भी देखिए स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए बी सी कौन से ऑप्शन में? द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी दोस्तों स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है ये स्कूल लेक्चरर में। दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, 1 से 5 तक संचालित है कोई विद्यालय, उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 30 पर 1 होता है, तो दोस्तों 120 पर 4 होते हैं, तो 120 से ऊपर जा रहे हैं तो कितने होंगे? 5 अध्यापक है वो प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है स्कूल लेक्चरर में। 4 प्रश्न तो ये पूछे जा चुके हैं। 5वां प्रश्न देखिए,
आरटीई अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के मानक एवं मानदंडों के अनुसार छठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि छठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे है। तो दोस्तों वो है इसमें 1000, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक है दोस्तों 800 घंटे। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों या बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बताइए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका ये सभी को पता होगा दोस्तों, 25 सीटें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कौन सी धारा के अंतर्गत? तो दोस्तों ये धारा 12(1)(c) के अंतर्गत, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। आगे देखिए, विश्व विद्यार्थी दिवस से कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, विश्व विद्यार्थी दिवस। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था? दोस्तों ये किस दिन लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये धारा 38 में दोस्तों इसका उल्लेख है। धारा 38 में इसका उल्लेख किया गया है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है, जिसमें देखिए, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? और राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? तो दोस्तों आधार होगा अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? 2 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते दोस्तों। आरटीई अधिनियम के अनुसार कोई भी कैपिटेशन फीस है वो नहीं लेगा। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों ये भी उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों अगर ये करते हुए पाए जाते हैं तो दोस्तों यानी कि कैपिटल शुल्क लेते हुए पाए गए या स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए पाए गए तो दोस्तों जुर्माना का प्रावधान है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों दोनों ही है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ना तो 1 है और ना ही 2। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 29 धाराएं हैं। कितनी? 29 है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है SCERT और या SCERT या सीरेट SIERT, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्था के बाहर होता है। बिल्कुल सही बात है। पहला
समयबद्ध जबकि दूसरा समय सीमा से बाहर है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये कथन इसमें क्या है, असत्य है। और देखिए पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर देखिए, सॉरी, पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा है वो संगठित है और अनौपचारिक शिक्षा है वो क्या है, दोस्तों असंगठित है। तो यहाँ पर अपना तीसरा यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन सही है। ये देखिए द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सहमत कर देना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटल शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों बताइए, कैपिटल शुल्क लेता हुआ पाया गया, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसमें दंड का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें लिए गए कैपिटल शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड, ठीक है दोस्तों, लिए गए कैपिटल शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, उर्दू में, लेवल 2 में। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है। राजस्थान में नाम क्या है, तो दोस्तों बताया मैंने अभी, आरटीई अधिनियम 2011 है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। बताइए तो कितने स्वीकृत पद होंगे। तो दोस्तों 30 पर 1 है, तो दोस्तों 85 में कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये भी देखिए 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, इंग्लिश लेवल 2 में। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो वो है अध्याय 4 में। अध्याय 4 में इसका वर्णन है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बताइए, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। बाकी 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा राहत कार्य में, इनमें लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। आरटीई, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। बताइए किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंक खातों का अभिलेख, बैंक खातों के अभिलेख का होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। कक्षावार नामांकन प्राकलन होना आवश्यक है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या आवश्यक है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता है, ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं। कितने भाग हैं, तो दोस्तों इसमें 10 भाग है। कितने, 10। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए। किस वर्ष में अधिसूचित किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2011 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2011 में। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है। तो दोस्तों एक माह में एक बाल सभाएं है वो होती है, एक बाल सभा होती है दोस्तों एक माह में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है।
बताइए प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कौन सी शिक्षा से है? तो 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, 25% आरक्षित सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? 25% आरक्षित सीटों में से दोस्तों कितनी सीट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 16%। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 16%। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। बताइए दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। किसका दायित्व होता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार का दायित्व होता है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? बताया था मैंने आपको दोस्तों 6 से 8 के लिए तो 1000 घंटे और कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे ये है प्रावधान। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है तो दोस्तों ये सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये दोस्तों धारा 14 ये सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं, शर्तें निर्धारित है। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता यानी कि योग्यताएं, अर्हताएं, शर्तें निर्धारित है। तो कौन सी धारा में ये निर्धारित है? तो दोस्तों ये धारा 23 में निर्धारित है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बच्चे की उम्र। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है मैथ साइंस लेवल 2 में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। बताइए। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी? तो दोस्तों विद्यालय को की जाएगी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। ये भी मैथ साइंस में पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो दोस्तों कितने होंगे? तो दोस्तों 5 बताया था मैंने। तो बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 6 से 14 वर्ष है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही उत्तर 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए आरटीई अधिनियम, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों इसमें 10 भाग और 29 धाराएं हैं।
10 भाग और 29 धाराएं। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। तो दोस्तों छात्र शिक्षक अनुपात है वो है 30:1। 30:1। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, उसका लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां जाकर इन दो चीजों से जरूर जुड़े। मोमल क्लासेज में आपको दोस्तों प्रतिदिन साप्ताहिक, मासिक दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो इस चीजों से दोस्तों जरूर जुड़े। आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत शानदार चीजें हैं। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? बताइए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो दोस्तों ये कार्य किसका है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? बताइए कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसका पूरा करने की सुनिश्चितता, ठीक है। दूसरा देखिए शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करना। ये दोस्तों समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये अपना तीसरा गलत हो जाएगा। आसपास यानी कि पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही बात है, ये कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बताइए प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो दोस्तों कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 है वो होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में विनिर्दिष्ट है। तो दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में विनिर्दिष्ट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 75% है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। प्रधानाध्यापक के अलावा दोस्तों आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, कौन सी दिनांक को वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है।
44 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो धारा है वो 10 यह कहती है दोस्तों, धारा 10 में यह उल्लेखित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यह भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें एनसीईआरटी। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यह भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यह भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो दोस्तों ये धारा 25 है वो किससे संबंधित है? तो ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है दोस्तों। ये 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यह भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 48 नंबर का प्रश्न है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि कक्षा 1 में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो कितनी शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है ये भी। 49 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी? बताइए कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी? तो दोस्तों 12वीं तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 50 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? बताइए कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? तो दोस्तों वो है इसमें सक्षम दोस्तों समुचित सरकार है। कौन है? समुचित सरकार। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत है विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? महिला सदस्य संख्या का प्रतिशत दोस्तों 50% होगा, 50%। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित है। तो दोस्तों ये किस में परिभाषित है? तो ये दोस्तों ये परिभाषित है असुविधाग्रस्त समूह में यानी कि वंचित समूह में परिभाषित है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों इसमें बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता किस समय में अर्जित करेगा? ऐसी योग्यता किसके समय में अर्जित करेगा? कितने समय में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 वर्ष के समय में। ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 4 वर्ष के समय में अर्जित करेगा। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये भी हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। 55 नंबर का प्रश्न है,
बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो दोस्तों वो है पांचवी एवं आठवीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। 56 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक बच्चे को विस्तारित समय भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भी सही है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराएं, ये भी अधिकार है, ठीक है। आगे देखिए, आयु प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, तो ये कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें गलत है, ठीक है। ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 57 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित कितने हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, 45 घंटे हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सप्ताह में, एक सप्ताह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? ऐसे बालक को कौन सी कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों उसकी आयु के अनुरूप प्रवेश किया जाएगा, उसकी आयु के अनुरूप। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो दोस्तों वो है 1000। ये तो सभी को पता होगा। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं रहनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं रहनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।